आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। तो अखबारों की सुर्खियां में हम चर्चा करेंगे उन तमाम सुर्खियों पर जो हाईलाइटेड है अखबारों में। आखिर उन खबर के पीछे की असल खबर क्या है, क्या वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से वे सुर्खियां बनी, उन पर विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, आपका परिचय कराते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कानूनगो जी हमारे साथ मौजूद है, वहीं वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी हमारे साथ चर्चा में शामिल है और वरिष्ठ पत्रकार भीम सिंह मीणा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। चर्चा करते हैं फिलहाल जो जमीन को लेकर, राम मंदिर की जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है। सपा नेता ने एक बड़ा आरोप लगाया है घोटाले का, लेकिन ट्रस्ट ने उसको साफ तौर पर बेबुनियाद कहा है। कैसे देखते भीम सिंह जी, सबसे पहले आपसे लेना चाहूंगी। चलिए राजेंद्र जी से जानना चाहूंगी मैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर। हेलो, देखिए, आरोप जो है हेलो, लगे हैं, ये चुनावी दृष्टि से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो ये जो आरोप हैं इसमें निश्चित रूप से चुनाव को कहीं न कहीं हम अलग नहीं कर सकते। वैसे क्या है कि जिस तारीख को एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट में जो राशि लिखी है, जो रेट लिखे हैं, तो चाहे वो जब भी आप उसको खरीदेंगे तो वो एग्रीमेंट की डेट में जो राशि है वही देय होती है। तो ये मुद्दा जो है ये निश्चित रूप से इसको गरमाते रहेंगे चुनाव तक जी। ताकि ये सिद्ध किया जा सके कि भगवान राम के नाम पर जो है वो घोटाला किया जा रहा है। सपा के आरोप में यदि सच्चाई होगी तो वो उसके सही उसके लिए प्रमाण अपने प्रस्तुत करेंगे, और यदि कोई घोटाला पाया जाता है तो निश्चित रूप से ये तो अच्छी बात नहीं है कि ईश्वर के नाम पर जो है वो इस प्रकार का कार्य किया गया है। लेकिन जो है वो सत्यता फिर भी इसमें क्या है ये सामने आना चाहिए, ताकि जनमानस ये समझ सके कि वस्तु स्थिति इस संबंध में क्या है। बिल्कुल, एक बार फिर मिशन 2022 उत्तर प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर ये मुद्दा बनता नजर आ रहा है। हालांकि देखना होगा कि ये मुद्दा कहां तक सियासी हलचल इसकी बढ़ाई जाती है। वहीं शिवराज कैबिनेट की बात करें मध्य प्रदेश में, तो कल शिवराज कैबिनेट संपन्न हुई। कैबिनेट में 7 घंटे तक ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर, पढ़ाई के और विकल्पों पर और साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर पर मंथन किया गया, और वो भी सीहोर में एक रिजॉर्ट में ये बैठक का आयोजन किया गया था। कल्पना जी, देखिए, इस तरह से जिस तरह की जो चल रही है, जिस तरह से कोशिश की जा रही है, अभी कल शिवराज जी ने जो अपनी बात कही जिसमें कहा कि जो घोषणाएं की गई हैं उस पर जो एक काम है वो आगे बढ़ना चाहिए। उसमें पैसा जिस तरह से खर्च करने की जो एक योजना बनाई जा रही है उसको लेकर के जो चिंतन मनन चल रहा है उसको लेकर के शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अमले से बात की और अपनी बात सामने रखी, जिसमें उनका कहना है कि योजनाओं को किसी भी तरह से जो समाज जो हमारी विकासशील उसमें बाधक बने, ऐसी योजनाओं को अभी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें जो देखने की चीज है वो ये है कि आखिर आर्थिक स्थिति हमारे प्रदेश की इस समय कैसी है। हम कोरोना काल संकट से वैसे भी अभी उभरे नहीं है। आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में घोषणावीर बार बार घोषणा करके नई नई स्कीम्स लेकर के आके, अभी आप देखिए 1 लाख की जो घोषणा की थी कि जो पीड़ित परिवार है कोरोना काल में जो काल की गति में समा गए, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस पर सिर्फ मात्र घोषणा बन के रह गई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब तक शायद ही गिने चुने लोगों की छोड़ दीजिए, किसी के खाते में वो रकम नहीं पहुंची। तो घोषणाएं करना, चिंतन मनन करना एक अलग चीज है, लेकिन उसको धरातल पर शिवराज जी सिर्फ और सिर्फ बैठकों का दौर कर
दौर जारी है, लेकिन उस पे अभी मेरे हिसाब से अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी जिससे ये कह सके कि उस पे कार्रवाई की जा रही है और लोगों को अभी तुरंत कोई सुविधा मिलने की कोई ऐसी आप नजर आ रही है। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं, जिनके पास खाने की, जो किराए के मकान पे रहते थे, उनके पास कोई सुविधाएं नहीं बची हैं। मजदूर इस समय पलायन करके जो मध्य प्रदेश में वापस आए थे, उनके पास भी कोई साधन नहीं है। अभी तक उनके कार्ड तक नहीं बने जिसके आधार पर उनको राशन ही दे दिया जाए। ऐसी स्थिति में भुखमरी की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत सारे तबके में देखी जा रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैठकों से ही प्रशासन हमारा जो उसका काम ये बनता है, उनका ये दायित्व है कि आप वो जाकर के यथा स्थिति को समझते हुए वो कार्रवाई करें, जिससे कि लोगों को उचित उनका न्याय मिल सके और उनको सुविधाएं मिल सके। बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान एक तरफ पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगातार बैठकें की जा रही है कि किसी तरह जो योजनाएं बनाई जा रही है वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक उनका लाभ पहुंचे, लेकिन वही विभागीय स्तर पर बात की जाए। राजेंद्र जी, आपसे लेना चाहूंगी, संक्रमण का पॉजिटिव रेट घटाने का एक नया घोटाला सामने आया है। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी मंत्रियों से लगातार बैठकें कर रहे हैं, वहीं नकली मरीज, नकली सैंपल जैसे घोटाले सामने आ रहे हैं। 40 मोबाइल नंबर पर 681 लोगों की कोविड रिपोर्ट बना दी गई है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल हास्यास्पद बात है ये कि इस तरीके से गुमराह करने वाली बात है एक तरह से ये कि एक जैसे मोबाइल नंबरों पर अलग अलग प्रकार से रिपोर्ट बनाई गई, ना तो उनको सूचना दी गई, ना कहीं पर कोई इसकी जानकारी मिली। बिल्कुल कि ये इतने एक नंबर पर इतने सारे जांच किस प्रकार से हो सकती है। एक तरफ तो सारे कोविड सेंटर्स और ये जो आपके ये फीवर क्लिनिक और ये सब बंद है, और दूसरा फिर ये जांच कहाँ की हो रही है। बिल्कुल, और जांच हो रही है और वही एक ही जैसे नंबर पर जांच हो रही है। और इसमें जो अधिकारियों की ओर से उनसे चर्चा करने के बाद जो स्थिति सामने आई है, तो उसमें जो इसके जो अधिकारी हैं विकास मिश्रा जी, उनका कहना है कि हम इसको जांच कराएंगे, देखेंगे। तो अभी तक फिर क्या आपका कोई नियंत्रण है कि नहीं, आपकी कोई उस पर सजगता है कि नहीं, इस प्रकार की धांधली जिसको कहा जाए ये क्यों चल रही है, और इस प्रकार से मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता क्यों हमको नजर आ रहा है इतनी सख्ती के बावजूद। मुख्यमंत्री जी इस मामले में जितने सजग हैं और जितनी अच्छे से वो स्थिति को संभालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद जो नीचे का अमला है वो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार कार्य कर रहा है कि सरकार की बदनामी हो रही है उसमें। बिल्कुल, तो इस चीज का जो है कायदे से जांच होना चाहिए, और दोषी अधिकारी जो भी हैं या कर्मचारी जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, भीम सिंह जी से लेना चाहूंगी कि एक तरफ तो सरकार दावा कर रही है कि हर रोज 6000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ये पॉजिटिव रेट घटाने का विभाग ने नया तरीका अपनाया है कि एक ही नंबर पर इतने सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स आपने दे दी है, और जब फीवर क्लिनिक बंद है, जो वैन आपने चलाई थी टेस्टिंग के लिए वो बंद हो चुकी है या चल नहीं रही है, उसके बाद इतनी टेस्टिंग हो कैसे रही है? जी बहुत शुक्रिया मसले पर सवाल करने के लिए, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा है। और चूंकि खुद मैं इस खबर पर काम कर रहा था, ये मेरी ही खबर है, मेरे साथियों के साथ हमने पूरी टीम ने मिलकर इस खबर को कवर किया है। बिल्कुल, और पिछले 5 दिनों से हम इस पर काम कर रहे थे। काम तो और पहले से शुरू किया था, लेकिन 5 दिनों के डाटा पर हमने निगाह रखी और हमने देखा कि अचानक से 6000 5000 आंकड़े हर दिन बताए जाते हैं कि हमने इतना ही टेस्टिंग की है। हमने नगर निगम की वैन की जांच की, पता चली वो खाली रखी हुई है। रेलवे स्टेशन गए, तमाम उन जगहों पर जहां पर ही टेस्टिंग का दावा करते थे। अब मुद्दा ये था कि टेस्टिंग कर किन की रहे हैं, कौन लोग हैं। तो हमने फिर वो डेटा शीट हासिल की जिसमें ये नंबरों को फीड करते थे, और जब उनको कॉल करना शुरू किया तो पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो आए भी नहीं, भोपाल के भी नहीं है, बाहर हैं, और उनके नंबर इन्होंने फीड कर दिए। दरअसल ये पूरा खेल केवल टारगेट पूरा करने का है। ये टारगेट गेम है एक तरह से,
कि जिसमें सैंपल की टेस्टिंग बताना, अफसरों को बताना कि सर हमने फील्ड में इतना काम किया, इतनी आबादी को कवर कर लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसमें फर्जी आंकड़ों को यदि आप बताएंगे तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। मसलन कि आज यदि हम बात करें शहर की आबादी की, जो सेंसेक्स के हिसाब से 23 लाख है, और यदि इन आंकड़ों की बात करें तो पहली लहर और दूसरी लहर में 15 लाख सैंपलिंग हो चुकी है, ऐसा गवर्नमेंट का दावा है। यानी आपने 70% आबादी को कवर कर लिया। इस हिसाब से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हालात इसी फर्जीवाड़े की वजह से बिगड़ते हैं, और इस बार फिर वही हो रहा है कि जब कोरोना की लहर धीमी पड़ी तो टेस्टिंग अभियान जारी रखने का दावा किया गया, और महज कलेक्टर को ये दिखाने के लिए देखिए सर हमने इतना बढ़िया काम किया है, वहां तक गए। इस फर्जीवाड़े के लिए पूरी टीम जिम्मेदार है, निचली टीम जिम्मेदार है, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते, लोगों के बीच पहुंचना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि इसका जो दूसरा पहलू है, ये फर्जीवाड़ा शुरू कैसे हुआ, बहुत ज्यादा दबाव दिया गया है कि आपको इतनी सैंपलिंग करना है। दूसरी तरफ यदि जनता की बात करें तो लोग सैंपलिंग से बचते हैं। इवन जब कोरोना चल रहा था, बहुत तेज लहर थी उसकी, उस वक्त भी कई सारे लोग उससे बचते थे टेस्टिंग कराने से। तो मेरा ये मानना है कि लोगों को खुद जाकर टेस्टिंग कराने चाहिए ताकि ये फर्जीवाड़े ना हो। अभी भी भोपाल में 20 फीवर क्लिनिक चल रहे हैं जहां पर टेस्टिंग फ्री होती है। एम्स में 2 से 3 घंटे टेस्टिंग होती है। RT-PCR ना हो, एंटीजन हो, जिसकी रिपोर्ट तत्काल मिल जाती है। लेकिन लोग नहीं जाते, और इधर सरकार ने अपना अभियान जारी रखा है पीठ थपथपाने के लिए, ये बताने के लिए कि हम भोपाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हालात ये हो गए कि हमने हर दिन 6 लोगों की टेस्टिंग की। और सबसे बड़ी बात कि वो जो नंबर हैं जिनका इस्तेमाल ये टेस्टिंग में दिखाने के लिए कर रहे हैं, फीड कर देते हैं, ये IT एक्ट के तहत अपराध भी है। कोई व्यक्ति मेरा नंबर किसी दूसरे काम के लिए उपयोग करता है, मेरी आइडेंटिटी का उपयोग कर रहा है, तो IT एक्ट के तहत ये धारा 66 के तहत आपराधिक मामला बनता है। इसमें 2 साल 3 साल तक की सजा भी है। तो ऐसे मामले में सरकार को गंभीरता बरतना चाहिए, क्योंकि फर्जीवाड़े का अवसर आप जितना दोगे, और यदि फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद कार्रवाई नहीं होती किसी कर्मचारी के ऊपर, तो निश्चित तौर पे उसको ये इस बात के लिए प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आने वाले समय में और भी फर्जीवाड़े करे, क्योंकि उसे अपनी नौकरी को साबित करना है कि मैं साहब बहुत बेहतर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपराधिक मामला तो है ही, साथ ही साथ लेकिन टारगेट पूरा करने के लिए विभाग के अधिकारी जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने इंदौर से भी खबर देखी थी कि कोरोना से पहले ही लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन 1 महीने बाद निगम से या अस्पताल से उनके घर पे फोन पहुंच रहा है कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। कल्पना जी। बिल्कुल, इस तरह के एक नहीं, इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए जिसमें प्रशासन ने जब मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी उस समय बहुत उदासीन रवैया अपनाया, और बाद में देखा गया जब वो व्यक्ति नहीं रहा, उसके बाद उनके घर में कॉल करके बताया जाता है कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव या पॉजिटिव है। कई बार ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिसमें कि व्यक्ति ने जांच ही नहीं कराई थी, लेकिन उसके घर पे रिपोर्ट पहुंच गई है पॉजिटिव होने की। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसको लेकर के अब तक भी संदेह किया जा रहा है कि हमारा जो स्वास्थ्य अमला है, जिसकी जिम्मेदारी है कि हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, आखिर वो किस बिहाफ पे सर्वे कर रहा है, किस तरह से वो रिपोर्ट करते हैं, किस तरह से जो हम पर डे की रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि इतने कोरोना पॉजिटिव आज की डेट में हमारे सामने है, आखिर वो किस बेस पे कहते हैं। तो प्रशासन कहीं ना कहीं आंकड़े छिपाने के लिए जिस तरह से आज जो चीजें कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो एक घोटाला सामने आएगा वो बहुत बड़ा होगा, जिसमें कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी तो उसमें इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि मेरी अभी कुछ दिन पहले एक कलेक्टर है जिनसे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे बताया कि अब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हम घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं कि घर में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सर्दी या जुकाम है, एडवांस में उनको दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन वो धरातल स्तर पर जब मैंने उसी क्षेत्र में जाकर देखा तब मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया।
घरों में स्थिति इतनी बुरी थी कि उस गांव में कोई ऐसा क्लिनिक नहीं था जहां पर जाकर कि वो अपनी जांच तक करा सके। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये कि आज देखा जाए 2 साल होने को आए, लेकिन ना तो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुचारू हो पाई, ना ही आज तक हम इतनी मौतों के बाद भी इतने सजग हो पाए कि हम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सके। आज भी हम सिर्फ आंकड़ों का खेल जारी रखे हुए हैं, लेकिन हमको किसी की जान माल की कोई परवाह नजर नहीं आ रही है। इसका नतीजा है कि मौतों के आंकड़े भले ही हम आधिकारिक रूप से कम बता सके, लेकिन सच्चाई आप और हम जानते हैं कि इतनी विकट हो चुकी है कि आज भी लॉकडाउन खोलने की जल्दबाजी के चक्कर में हमने आंकड़े घटाने का एक खेल जो शुरू किया, उसका भयावह रूप आने वाले समय में हमारे सामने होगा। तीसरी लहर की हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि दूसरी लहर में जो हमारे सामने जितनी भी आज भी जो स्थिति है, उससे भी अब तक हम निपटने में सक्षम नहीं हुए। बिल्कुल, इस तरह का घोटाला जो सामने आया है उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास समय की कमी है, भीम सिंह जी जल्दी से आपसे स्कूल की पढ़ाई को लेकर मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से परीक्षाएं हो चुकी है, 10वीं 12वीं के रिजल्ट, परीक्षाएं रद्द कर दी गई, रिजल्ट आने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो एमपी बोर्ड के पास परीक्षा फीस के रूप में करीब 180 करोड़ रुपए जमा है। वहीं अभिभावक वही मांग कर रहे हैं कि जब परीक्षा नहीं हुई है, स्कूल नहीं लगे, तो कुछ फीस कम की जाए या फिर वापस की जाए, लेकिन सरकार ने साफ मना कर दिया है। जल्दी से देखिए, इस मामले में मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है कि एमपी बोर्ड ने निस्संदेह जो फीस है वो ली है और एग्जाम नहीं हुए, लेकिन हम केवल सरकारी स्कूलों की फीस की तरफ फोकस करते हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों के द्वारा जो फीस वसूली गई है घर बैठाकर बच्चों को पढ़ाई कराने के नाम पर, वो फुल फीस है, 100%। उसमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है। गवर्नमेंट की बात करें तो जो गरीब बच्चे हैं, निश्चित तौर पे उनकी फीस लौटानी चाहिए, क्योंकि उनके लिए 1000, 1500, 2000 रुपए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को ये फैसला करना चाहिए, और न केवल गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी गवर्नमेंट को ये निर्णय करना चाहिए कि जो फीस वसूली जा रही है, अब आप घर पर बैठकर पढ़ा रहे हैं, आपकी बसें बंद है, पूरा बिजली का बिल नहीं है, आप लगातार फीस बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में मेरे पास ऐसे 10 स्कूलों की सूची है जिनकी फीस बढ़ाई गई है, लॉकडाउन में बढ़ाई गई है, इस महामारी में बढ़ाई गई है। तो और इस बारे में शिकायत भी की, कोर्ट भी गए, लेकिन अफसरों के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि बड़े बड़े अफसरों के बच्चे इन बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और वो इन पर हाथ डालने में डरते हैं। बिल्कुल, बच्चों के मामले में सरकार फिलहाल मौन है, मुझे ऐसा लगता है, और बेपनाह फीस वसूली जा रही, फिर चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई स्कूल हो। निश्चित ही कल की कैबिनेट में भी हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई को लेकर खास तौर पर चर्चा की है। तो उम्मीद यही की जाती है कि जल्द ही कोई सरकार इसको लेकर निर्णय लेगी और शायद जनता के हित में निर्णय हो। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, आखिर जाना कि उनके पीछे की खबर क्या है, वो सुर्खियां क्यों बनी, और इसी तरह हम सुर्खियों पर चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।